नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 31 मार्च यानी मार्च महीने का आखिरी दिन और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस कार्टून के साथ जो आज के एडिटोरियल सेक्शन में आया हुआ है। आप इन पर्सनालिटी को तो डेफिनेटली जानते होंगे। तो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आज की डेट में जो साउथ में इलेक्शंस चल रहे हैं उन पे बीजेपी कैसे फोकस कर रही है और क्या क्या यहाँ पर आज बीजेपी करने वाली है, इनकी भी हम फ्यूचर के एडिटोरियल्स में बात करेंगे। लेकिन बेसिकली दिखाया गया है किस तरीके से मोदी जी जो है अपना जहाज जो है अब साउथ की तरफ भी मोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि बीजेपी वेस्ट बंगाल को ऐसा चैलेंज समझती है और डेफिनेटली वहाँ पर जीतना भी चाहती है। तो वेस्ट बंगाल की कंडीशन तो हमने काफ़ी एडिटोरियल्स में देखी। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो है साउथ की तरफ मुड़ के साउथ के स्टेट्स को भी कॉन्कर करने की सोच रही है, क्योंकि साउथ के जितने भी स्टेट है वहाँ पर जनरली आपने देखा होगा कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका ज़्यादा बोलबाला है। तो देखा जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी अब आगे जाके मुड़ रही है और देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या इस पे डेवलपमेंट्स होंगे। चलिए आज हमें डिस्कस करने हैं 4 अलग अलग एडिटोरियल्स। वैसे तो एडिटोरियल्स ज़्यादा थे, लेकिन जैसे मैंने आपको हमेशा से कहता हूँ, पॉलिटिकल एडिटोरियल्स हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। हम उन्हीं एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पर आपको डेटा मिले या कोई ऐसे फैक्ट्स मिले तो आपकी आंसर राइटिंग में या आपके इंटरव्यूज़ में या आपकी जीडी में आपको थोड़ा ऊपर एज दें। जैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी हम आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं या तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस पे हैं या आप कह सकते हैं कोई सोशल टॉपिक पे बेस्ड हैं, इस टाइप की चीज़ें हुए हैं। जैसा पहला जो आर्टिकल है गुड नेबर्स की जो बात करता है, यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के टाइज की बात की गई है, क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश गए थे तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं उसकी यहाँ पर बात की गई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, क्योंकि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। किस फील्ड में? यहाँ पर बताया गया डेयरी सेक्टर में किस तरीके से वुमेन आज की डेट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उसके बाद ये आर्टिकल जो है ये एक तरीके से बताता है कि इंडिया की जो रैंक है अलग अलग इंडाइसिस में वो कितनी मतलब अच्छी नहीं है आप कह सकते हैं, और कहाँ कहाँ इंडिया को फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि राइटर यहाँ सोचते हैं कि इंडिया सिर्फ जीडीपी पे फोकस करके ही सारी गरीबी नहीं कम नहीं कर सकता गरीबी को। तो इस टाइप की चीज़ें इंडिया में जो है राइटर उसकी बात कर रहे हैं और बताते हैं कि आगे जाके क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि हमारे जो इंटरनेशनल इंडेक्स जो है इनमें रैंक अच्छी निकल के आए। उसके बाद यहाँ पर कॉलेजों की बात की गई है कि किस तरीके से कॉलेज जो है आज की डेट में लोकेशन से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लोग उनको प्रेफर करते हैं रादर देन क्वालिटी से, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जो कॉलेज शहर के बीचों बीच में होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ हो रही है, तो उसकी भी यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ जो है गुड नेबर्स। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि राइटर ऐसा कहते हैं कि लोग यानी इंडिया और बांग्लादेश दोनों साइड के जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि दोनों देशों के बीच में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या सेंसिटिव एरिया हैं जिनको आगे जाके इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो बताया जा रहा है किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली बांग्लादेश की विजिट में गए थे। और क्यों गए थे? क्योंकि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की 50th एनिवर्सरी हमने इस बार मनाई। कब हुआ था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर? 1971 को। अब देखिए इसकी मैं फुल डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी पाकिस्तान से अलग होने में और एक अलग कंट्री बनने में। तो उस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बांग्लादेश गए। अब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, नेपाल भी है, वो भी कभी ना कभी आज़ाद अगर हुआ ही होगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ हमारे कोई और श्रीलंका जैसी कंट्री है वो भी कभी ना कभी अपनी एनिवर्सरी मनाती होगी इस टाइप की लिबरेशन की, है ना। तो लेकिन हम उन कंट्रीज़ को क्यों विजिट नहीं करते, इसका भी रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा। अब देखिए, अब जैसे ही इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में एक और बहुत अच्छी डेवलपमेंट यही हुई है कि जो गांधी पीस प्राइज़ है यानी जो इंडिया देता है वो हमने शेख मुजीबुर रहमान जो अवामी लीग के फाउंडर थे उनको हमने गांधी पीस प्राइज से आप कह सकते हैं सम्मानित किया है पोस्टुमसली, यानी उनके डेथ के बाद। अब जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, कौन? शेख हसीना जी, वो हैं वो बंग बंधु यानी शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि 1971 वॉर के बाद जब शेख मुजीबुर रहमान पावर में आए थे उसके कुछ सालों में ही उन्हें एक तरीके से उनकी डेथ उनको मार दिया गया था। तो क्योंकि उनको मार दिया गया था तो उनकी डॉटर जो है वो अब करंट प्राइम मिनिस्टर हैं और वही पार्टी को आगे जाके लीड कर रही हैं। तो बताया जा रहा है किस तरीके से बंग बंधु यानी शेख मुजीबुर रहमान। अब देखिए ये एक निकनेम है और ये काफ़ी फेमस भी हो रहा है, क्योंकि देखिए जनरली आप जैसे एडिटोरियल सेक्शन में ही बंग बंधु नाम जो है आ गया, न्यूज़ आर्टिकल्स में भी ये नाम काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। तो एक तरीके से निकनेम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहाँ? मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जा सकता है कि ये नाम किससे रिलेटेड है, तो आपको इस टाइप की चीज़ें पता होनी चाहिए। तो गांधी पीस प्राइज़ हमने शेख मुजीबुर रहमान को दिया है और हमने ऐसा आगे जाके भी क्यों किया है। देखिए
हमारे बांग्लादेश के साथ काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं पास्ट से रिलेशन बहुत अच्छे हैं। क्यों? 1971 वॉर में हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई एक तरीके से। बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर थे वो तो इन्होंने अपनी जान तो दी, वो तो शहीद हुए ही हुए बांग्लादेश के लिए लड़ाई करते हुए, लेकिन 4000 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। देखिए, यही तो कारण है क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर आज की डेट में बांग्लादेश जा रहे हैं एक मीटिंग करने के लिए और 50th एनिवर्सरी उनकी मनाने के लिए। क्योंकि देखिए, हमारे भारत के जितने भी सोल्जर्स हैं उन्होंने भी शहादत वहाँ दी है, इसलिए उस चीज़ को हमें भी याद करना है, क्योंकि हम अपने सोल्जर्स को कभी भूलते नहीं हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को भी मेमोराइज करने के लिए, उन सबको ट्रिब्यूट पे करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं। अब उससे पहले दिसंबर 2020 में दोनों लीडर्स ने, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और शेख हसीना जी ने, दोनों ने वर्चुअल मीटिंग करी थी कि किस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश अपनी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करने वाला है। अलग अलग प्रोजेक्ट बनेंगे और उनका फ्रेमवर्क डिज़ाइन होगा कि किस तरीके से हम आगे जाके कोऑपरेट करेंगे ट्रेड में। कई सारे MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेंगे स्पोर्ट्स में, एजुकेशन सेक्टर में और डिजास्टर मैनेजमेंट में। देखिए, कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं और आप इनको पिकअप कर सकते हैं। कब? जब आपको कोई भी ऐसा टॉपिक आता है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के रिगार्डिंग, तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से दिसंबर 2020 में वर्चुअल मीटिंग में ये सारे आप कह सकते हैं कनेक्टिविटी और इन सब के जो फ्रेमवर्क्स हैं इन पर एक तरीके से बातचीत हुई थी। उससे पहले अगर पास्ट की बात की जाए तो शेख हसीना जी ने 2009 में जितने भी एंटी इंडिया टेरर कैंप्स थे उनको एक तरीके से पूरा तरीके से बंद कराया था। करीब करीब कह सकते हैं कि इंडिया की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी, क्योंकि जितने भी टेरर कैंप्स होते हैं ये डेफिनेटली कंट्री को हार्म पहुंचाते हैं। तो एक तरीके से बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी इंडिया की उस टाइम पे हेल्प की थी और अभी हम भी उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है उसको आगे बढ़ाया था और एक तरीके से हमने जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल था उनका वर्डिक्ट जो है वो बांग्लादेश के फेवर में आया था, हमारे फेवर में नहीं आया था, लेकिन फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि देखिए, हम हर चीज़ के अगेंस्ट तो हो नहीं सकते। अगर हम अगेंस्ट हो जाते तो हमारे डेफिनेटली रिलेशंस बांग्लादेश के साथ उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन क्योंकि अब हमने कोर्ट का एक तरीके से इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का वर्डिक्ट था तो हमने उसको एक्सेप्ट किया और बांग्लादेश को उस चीज़ के एक तरीके से कह सकते हैं फेवर जो है एक्सेप्ट करने दिया। ये 40 साल पुराना मेरीटाइम डिस्प्यूट था और ये एक तरीके से कह सकते हैं उसके बाद सॉल्व हो गया और दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस जो है और बढ़ा। लेकिन अब मैरीटाइम डिस्प्यूट यही नहीं है, यानी वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट अभी भी एक एग्जिस्ट करता है जो है तीसरा का वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। अभी आपको पता होगा इससे पहले के जो हमने रिसेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करे उसमें भी यही बात आई थी कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तीसरा वाटर डिस्प्यूट पर भी बातचीत की, क्योंकि शेख हसीना जी ने बताया कि तीसरा नदी पर कितने सारे बांग्लादेशी लोगों का जीवन जो है डिपेंड करता है, क्योंकि वो लोग का जो थोड़ा बहुत कमाई का जरिया है, यानी जैसे फिशिंग करते हैं या कोई भी और एक्टिविटीज़ करते हैं तो तीसरा नदी से जो है तीसरा रिवर जो है उसी के थ्रू करते हैं। लेकिन जब तक ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होगा तब तक उन लोगों की जो आप कह सकते हैं रोजी रोटी है वो एक तरीके से खतरे में रहेगी। तो एक तरीके से बातचीत हुई थी ये डिसाइड करने के लिए कि तीसरा रिवर जो है उसका डिस्प्यूट जल्द से जल्द शेयर किया जाएगा। उसके अलावा 6 और ऐसी नदियां हैं जो भारत से बांग्लादेश के अंदर एंटर करती हैं, तो डेफिनेटली हमें तीसरा जो नदी है इसका तो डिस्प्यूट सॉल्व करने की ज़रूरत है ही है, क्योंकि आप देखिए हमारे आपस में जो रिलेशन है उसकी एक तरीके से उसमें क्वेश्चन मार्क पुटअप कर रहा है, तो इस चीज़ को हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि BSF जो है उन्होंने एक तरीके से जितने भी इलीगल लोग जो आ जाते हैं बॉर्डर को क्रॉस करके, उन जो लोग मना करने के बावजूद भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कई सारे लोग उसमें से मारे भी जा चुके हैं बांग्लादेशी सिविलियंस। खैर इसमें BSF की हम गलती बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि BSF का काम ही ये है कि उनको इस टाइप के जो इलीगल लोग आते हैं या जो इलीगल ट्रेड करते हैं या जो इलीगल स्मगलिंग करते हैं उनको रोकना है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो अपना काम कर ही रही है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं जो बांग्लादेशी सिविलियंस हैं उनसे बात करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके से वो बॉर्डर्स क्रॉस करके इलीगली इंडिया के अंदर एंटर ना करे। और अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश में गए थे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट विजिट तो नहीं, वॉयलेंस एक तरीके से ऑन ग्राउंड देखा गया। और ये वॉयलेंस किसने किया? हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के ग्रुप में, क्योंकि उन्होंने वॉयलेंस को बहुत ज़्यादा कर दिया था। तो एक तरीके से बांग्लादेश की पुलिस है उन्होंने 11 लोगों को, यानी उनके 11 मेंबर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा वॉयलेंस किया, जो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, उनको एक तरीके से गोली भी मार दी, क्योंकि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और वो देश अगर सिक्योरिटी चीज़ों को सही डायरेक्शन से नहीं चलाएगा तो डेफिनेटली एक तरीके से उस देश की इमेज अच्छी रिप्रेजेंट नहीं होगी। जैसा आपको पता होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे कहाँ, इंडिया में मोटेरा स्टेडियम के इनॉग्रेशन के लिए,
उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट और एक तरीके से डिस्टर्बेंस थी कंट्री के अंदर, लेकिन फिर भी हमने इन सब चीज़ों को कंट्रोल रखा, क्योंकि एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जब हमारी कंट्री में आती है तो हमें उनका आदर सत्कार करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनके आते ही वो देख रहे हैं कि कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, तो वो एक इमेज अच्छी रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसीलिए वहाँ पर बांग्लादेश की पुलिस ने एक्शन लिया और इस ग्रुप के 11 लोग मारे भी गए। तो देखिए, अब हमें पता है रिलेशंस तो अच्छे हैं, लेकिन हर चीज़ में इंप्रूवमेंट हो सकती हैं। तो राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि जो वायलेंस वाले इंसिडेंट हो रहे हैं इस तरीके से, प्रोटेस्ट वगैरह, इन सब चीज़ों को हम सही कैसे कर सकते हैं? डीपर अंडरस्टैंडिंग से। क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग यानी दोनों साइड के जो लोग हैं और जो हमारे लीडर्स हैं उनमें समझ ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन जो है वो आगे जाके और अच्छा बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं हम अगले एडिटोरियल की। जैसा यहाँ लिखा है, इंडिया डज नॉट शाइन व्हेन ओनली सम ग्लीम। या यहाँ राइटर बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो नया आर्किटेक्चर है वो एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो फोकस करता है, लेकिन ऑन ग्राउंड हम देखें अगर हमारे लोगों की जो लाइफ्स हैं यानी ज़िंदगियों का एक तरीके से क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। भले ही हमारे जीडीपी और इकोनॉमी हमारी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन हमें इन सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि हमारा देश जो है अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि क्या सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से ही जो हमारे एक तरीके से सिटीजन्स हैं, क्या जीडीपी ग्रोथ जो है हमारे सिटीजन्स को भी ग्रो करने में हेल्प करता है? यानी एक जनरली एक एस्टिमेट होता है ना कि कंट्री की जीडीपी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वहाँ के लोग भी एक तरीके से अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड चीज़ें ऐसी नहीं है। राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि जीडीपी पे ही फोकस करने से ही चीज़ें सही नहीं होंगी, हमें अपने सिटीजन्स पे फोकस करना है, क्योंकि ये सिटीजन्स ही तो जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। प्लीज़ मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए कि इसमें हमारी रैंक क्या है। हमारी रैंक 107 देशों में से 94 पर है, यानी समझ लीजिए हम बिल्कुल इंडेक्स के बॉटम में ही हैं। अब देखिए, अब हमारे यहाँ पर परफॉर्मेंस कितनी आप कह सकते हैं कम है, यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस हमारी बिल्कुल भी नहीं है। राइटर यहाँ पर एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम जीडीपी की तो बात करते हैं, लेकिन जो इंडाइसेस होते हैं वो एक तरीके से हमारे कंट्री की जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2020 की, जो वो रिपोर्ट थी वो मार्च 2021 में रिलीज हुई। ये रिपोर्ट कौन बनाता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। तो देखिए उन्होंने भी ये रिपोर्ट पब्लिश करी कि इंडिया की रैंक 153 में से 144 पे अटकी हुई है। ये एक बहुत हम कह सकते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ऑन ग्राउंड, क्योंकि हैप्पीनेस अगर हमारी कंट्री में नहीं होगा तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं सिटीजन्स के लिए दिक्कत तो है। अब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी कि इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो कोरोना के दौरान भी एक तरीके से ऊपर उठ रहा था यहाँ पर, और इससे क्या हुआ कि अमीर लोग और अमीर बनते गए और गरीब लोग तो और गरीब बनते गए। इनफैक्ट कोरोना के दौरान गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई, यानी 75 मिलियन लोग जो है गरीबी में और घसीटे गए। ये जो 75 मिलियन लोग गरीबी में और ज़्यादा आ गए, इन्होंने पूरे वर्ल्ड की 60% गरीबी और बढ़ा दी। देखिए इंडिया की गरीबी जो है वो किस तरीके से पूरी वर्ल्ड की गरीबी को पूरा इंक्रीज कर रहा है। यानी देखिए और कंट्रीज, बाकी सारे देश हम पे इंडिया पे ये क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं कि इंडिया क्यों अपनी गरीबी को कंट्रोल नहीं कर रहा। इंडिया की जो गरीबी इतनी ज़्यादा है कि पूरे देश, पूरे वर्ल्ड की जो गरीबी है उसका भी 50% से भी यानी आधे से भी ज़्यादा इंडिया में है। तो एक हमारे लिए एक संकेत है, हमें किस तरीके से अपने पब्लिक जो है, अपने सिटीजन्स हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नई आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन किया जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। अब देखिए आपको पता होगा कोरोना के बाद जैसे स्टेट बैंक हो गया, उसके बाद आरबीआई हो गया, इन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ होगी वो 10-11% यानी काफ़ी अच्छी ग्रोथ का प्रिडिक्शन किया है। अब बहुत अच्छी बात होगी कि हम डेफिनेटली इस पर ग्रो करें, और मैं तो कहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। लेकिन मेन चीज़ यह है कि इकोनॉमिक ग्रो होने के साथ साथ हमारे सिटीजन्स, हमारे जो गरीब लोग हैं, उनका भी तो स्टेटस इंप्रूव होना चाहिए ना। क्या फ़ायदा कि किसी कंट्री की जीडीपी भी बहुत हाई है और वह गरीबों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हाई है, क्या इस चीज़ का कोई फ़ायदा है? नहीं है। तो मेन चीज़ हमें यही देखनी है, इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रो करने के साथ साथ हम अपने सिटीजन्स को भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से जो बिलियनर सिटीजन्स जो हैं उन्होंने एक तरीके से बना रखी है। अगर हम वाटर क्वालिटी की बात करें, इंडिया 122 देशों में से 120 पे खड़ा होता है, दोबारा बहुत खराब रैंक है। एयर क्वालिटी में देखिए 179 पोजीशन है, कितने 180 कंट्री में से।
बहुत बहुत खराब रैंकिंग है। प्लीज़ आप इन रैंकिंग्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया को किस किस जगहों पर डेवलप करने की ज़रूरत है तो हम इन पॉइंट्स को डेफिनेटली दे सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि हम डेफिनेटली इकोनॉमी की तरफ तो ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे टारगेट्स हैं कि हमें किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाना है। इंडिया @75 कैंपेन लॉन्च किया है हमारी इंडिया की 75th एनिवर्सरी मनाने के लिए। इसमें डेफिनेटली हम अपने जो इकोनॉमिक ग्रोथ के प्लान हैं उनको भी एनहांस कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड वर्क जो है बढ़ा रहे हैं। बट हमें अपने पुअर स्टाटा पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्टाटा अगर इम्प्रूव होगा तब डेफिनेटली कंट्री का डेवलपमेंट ज़रूर होगा। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल है रिमोटनेस इज नो हिंड्रेंस टू एकेडमिक एक्सीलेंस। अब देखिए रिमोटनेस यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं बाहर की लोकेशन, यानी किसी शहर के बाहर का इलाका। अब देखिए राइटर बता रहे हैं कि पढ़ाई में यानी एजुकेशन में एक्सीलेंस मेंटोरशिप की क्वालिटी पे डिपेंड करती है, यानी टीचर कैसा पढ़ाता है, क्या क्वालिटी है उसकी, किसी कॉलेज के या स्कूल के कैंपस या उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता। जनरली आपने देखा होगा कि होता क्या है कि मान लीजिए पेरेंट्स जो हैं एडमिशन कराने जाते हैं तो ये नहीं देखते कि वहाँ उस कॉलेज की या उस स्कूल की क्या क्वालिटी है मेंटोरशिप की, क्या किस किस टाइप के टीचर पढ़े हैं वहाँ पर, एक्सपीरियंस टीचर है नहीं है, क्या क्या रिकॉर्ड है वहाँ पर। वो क्या देखते हैं, कॉलेज की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने लग जाएंगे, कॉलेज का कैंपस कितना बड़ा है, कॉलेज के अंदर फैसिलिटीज़ कितनी हैं वो देखने लग जाएंगे। देखिए कॉलेज की फैसिलिटीज़ वगैरह ये सेकेंडरी या मतलब आप कह सकते हैं बात की चीज़ें हैं। मेन चीज़ जो है बच्चा कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहा है तो मेंटोरशिप जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो राइटर वही बता रहे हैं कि एजुकेशन में एक्सीलेंस पाने के लिए मेंटोरशिप की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए हमें अपनी फैकल्टीज जो है कॉलेज की उनको एक तरीके से इम्प्रूव करना है। कैसे, हमें अपने रिक्रूटमेंट का तरीका है, जिस तरीके से फैकल्टीज को रिक्रूट किया जाता है, हम लोग फोकस करते हैं किस पे, क्वांटिटी पे। ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टीज होने चाहिए कॉलेज में। क्यों, अगर टीचर कम होंगे, जितने भी पेरेंट्स आएंगे या जितने भी क्लाइंट्स आएंगे उनको लगेगा कि यहाँ तो टीचर ही कम है, तो डेफिनेटली कॉलेज अच्छा नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट किया जाता है कम कम सैलरी में। तो यानी क्वांटिटी तो अच्छी खासी है लेकिन क्वालिटी कहाँ है, मेन चीज़ तो यहाँ पर ये है ना। अब देखिए इंजीनियरिंग जो स्कूल होते हैं यानी इंजीनियरिंग कॉलेज की कोर फंक्शन क्या होते हैं, उनके एक्चुअल में कोर फंक्शन है कि अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें, उनको इंक्वायर करके उनको हेल्प करें कि वो किस तरीके से अपना साइंस और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। उनको एक तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑन ग्राउंड, यानी प्रैक्टिकल चीज़ें देखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। रुकिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए उनको एक तरीके से टेक्नोलॉजी में एक तरीके से घुलने मिलने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब वो प्रैक्टिकलिटी देखेंगे चीज़ों की तब जाके ही वो चीज़ों को अच्छा समझ पाएंगे। और एक तरीके से इन्वायरमेंट से भी ढलने की ज़रूरत है। आगे जाके स्टूडेंट्स को इस तरीके से तैयार करना है कि वो आगे जाके टेक्नोलॉजी में डिज़ाइनर्स बने, गैजेट मेकर्स बने। कि देखिए कितना वाइड स्कोप की बात की गई है, जहाँ पर लोग सिंपल जॉब की बात करते हैं, यहाँ पर राइटर ने कितने अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स में बात की गई है। एंटरप्रेन्योर्स बने, आगे जाके नए नए गैजेट्स को इन्वेंट करें और विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी है, ये सब चीज़ें करें। लेकिन चीज़ें हो क्या रही हैं, सिर्फ थ्योरी की पढ़ाई हो रही है, प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा बच्चों को नॉलेज है नहीं, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड थिंग्स हो नहीं रही हैं। मेन चीज़ फोकस किस पर रहता है, एग्जाम्स में ज़्यादा मार्क्स लाने पे, जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अब देखिए इसके अलावा ये जो हमने एस्पेक्ट ऊपर बात करें ये तो चलो कहीं ना कहीं से पढ़ाई से रिलेटेड थे, लेकिन क्या पढ़ाई ही सिर्फ ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है? नहीं। जब तक उस पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में यूज़ करना नहीं आएगा तब तक वो पढ़ाई फिजूल है, किसी काम की नहीं है। सही डायरेक्शन में किस तरीके से यूज़ होगी, जब भी बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं कॉलेज से तो उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देके उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। किस चीज़ में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज की बात क्यों की जा रही है, अब देखिए ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि बच्चे जो हैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल या नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, वहाँ पर एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कॉलेजेस को या अपना कोई प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब देखिए ये बात अपनी जगह सही है कि हमें हमारी मातृभाषा को बिल्कुल टॉप पर रखना है, हम अपनी भाषा का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि अंग्रेजी जो भाषा है ना, ये पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं चलती है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसी लैंग्वेज है जो आपको हर जगह लोगों से बात करने में मदद करेगी, क्योंकि आपको लोगों की हर जगह की भाषा तो समझ में आएगी नहीं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसलिए हमें इंपॉर्टेंस लैंग्वेज की यही है कि ये लैंग्वेज जो है हमें कम्युनिकेशन करने में एक तरीके से आप कह सकते हैं ईज प्रोवाइड करती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, ताकि जब ये बच्चे आगे जाके कम्पीट करें तो ये अपनी एक तरीके से पर्सनालिटी से
आप कह सकते हैं और ज़्यादा ग्रो करें। जैसे IIT मंडी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि जब भी कोई नया बैच आता है स्टूडेंट्स का तो एक 5 वीक का इंडक्शन प्रोग्राम होता है, यानी 1 महीने से भी ऊपर का एक इंडक्शन प्रोग्राम ही चलता है, जहाँ 1 महीने में तो बच्चों की पढ़ाई तक स्टार्ट कर देते हैं, कॉलेज बिल्कुल कोर्स वोर्स भगाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर ये लोग एक महीने तक करीब करीब इंडक्शन प्रोग्राम ही चलाते हैं। ये इंडक्शन प्रोग्राम से क्या होता है कि बच्चे जो हैं एकेडमिकली सेटल कर पाते हैं, उनको कॉलेज जो है वो मतलब एक तरीके से घर की तरह लगता है, और घर की तरह लगेगा तो डेफिनेटली वो अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक बच्चा कंफर्टेबल ही नहीं है कॉलेज में तो पढ़ाई भी तमीज से नहीं कर पाएगा। उसके अलावा ये 5 वीक का इंडक्शन प्रोग्राम जो है ना, ये स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो गैप है वो एक तरीके से कम कर देता है। कम यानी स्टूडेंट टीचर जो है आपस में बिल्कुल दोस्त की तरह रहते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट होते हैं या कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो स्टूडेंट्स बेझिझक टीचर से इंटरेक्ट करते हैं। और आपने देखा होगा कई जगह स्कूल ट्यूशन्स में ऐसा होता है कि जहाँ टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं या टीचर और स्टूडेंट में गैप ज़्यादा होता है तो बच्चे वहाँ अपने डाउट्स तक नहीं पूछ पाते। तो एक तरीके से गैप बना रहता है एजुकेशन में। उसके अलावा बात की गई है कि हमें अपने फैकल्टीज़ को किस तरीके से इंप्रूव करने की ज़रूरत है। मेजर चीज़ तो ये है कि हमारे फैकल्टीज़ की सैलरीज ही बहुत ज़्यादा कम है। क्यों? पहले तो उनका रिक्रूटमेंट का तरीका अच्छा नहीं है, किसी को भी रिक्रूट कर ले रहे हैं क्योंकि उनको अपने क्वांटिटी बढ़ानी है फैकल्टीज़ की। अब ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करेंगे तो सैलरीज ये लोग कम देते हैं। इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से तो बहुत ही कम सैलरीज है हमारी जो फैकल्टीज़ हैं। तो एक तरीके से कोई सेंस नहीं बनाता है इतने सारे फैकल्टीज़ को हायर करना। क्वालिटी तो है नहीं, सॉरी क्वालिटी तो ही तो चाहिए, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी लेके आ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग ये बताती है कि हमारी कंट्री के अंदर ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे IIT रोपड़, कहाँ, पंजाब में, और IIT इंदौर जो है ये टॉप 100 यंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं। अब देखिए ये डेफिनेटली हमारे एक अचीवमेंट की बात है कि हमारी जो कंट्री की जो कॉलेज हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही कॉलेज क्यों आ रहे हैं? इतने सारे हमारे यहाँ IITs हैं लेकिन सिर्फ 2 ही कॉलेज क्यों? तो हमें और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये छोटे मोटे कॉलेज की बात नहीं है, ये IITs NITs बड़े बड़े कॉलेजेस की में भी यही एक तरीके से हाल चल रहा है। तो एक तरीके से रिमोटनेस, यानी कॉलेज अगर दूर दराज में लोकेटेड है, ये कोई एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहाना है पढ़ाई के लिए। मेन चीज़ है फैकल्टीज़ की जो क्वालिटी है, पढ़ाई की क्या क्वालिटी है, किस तरीके से पढ़ाई की जा रही है। उदाहरण दिया गया कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का, कहाँ, जो इंग्लैंड में लोकेटेड है, और इंग्लैंड के दूर दराज यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं इंग्लैंड के बाहर जो रूरल एरिया है, गांव वाला इलाका आप कह सकते हैं, वहाँ पर लोकेटेड है। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल आज के डेट में एक्सीलेंट इसको कोड किया जाता है, क्योंकि ये इंटरनेट एज से आने से पहले ही, यानी जब से इंटरनेट आया तब से तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन में रेवोल्यूशन आया है, लेकिन इंटरनेट आने से पहले से ही ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। जापान की जो नई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है इसका, ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक तरीके से जापान जो है ना, मतलब ओकिनावा जो जगह है उससे बहुत बाहर लोकेटेड है, बहुत रिमोट कॉर्नर में लोकेटेड है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि लोकेशन मैटर नहीं करती, डेफिनेटली जो क्वालिटी है ऑन ग्राउंड वो ज़्यादा मैटर करती है। चलिए डिस्कस करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो है अ रोड टू प्रोग्रेस। बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, इसको तो मैं 3 स्टार दूंगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, किसमें, डेयरी सेक्टर में। अब देखिए आपको पता है कि आज के डेट में वुमेन जो है वो हर सेक्टर में काम कर रही हैं, हर सेक्टर में एक्सीलेंस प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन उन वुमेन का क्या जो एक तरीके से विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में हैं, वो एग्रीकल्चर पे, डेयरी पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। तो देखा जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर भी वुमेन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो वाइट रेवोल्यूशन है, यानी वाइट रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, दूध से, मिल्क से। वाइट रेवोल्यूशन का एक तरीके से श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही एक तरीके से इसकी स्थापना की थी और उन्हीं के बाद ही मिल्क का यानी दूध का इतना पैदावार जो है बढ़ गया। तो वाइट रेवोल्यूशन ने एक तरीके से देखा है किस तरीके से औरतों ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है कि वो डेयरी सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। कई ऐसे घर हैं जहां 2 से 5 गायें हैं, लेकिन आज के डेट में वो भी डेयरी सेक्टर या डेयरी कोऑपरेटिव्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और एक तरीके से ऑपरेशन फ्लड यानी वो भी दूध से ही रिलेटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। एक तरीके से हमारा क्या करता है, हमारा जो आप कह सकते हैं कि गारंटी करता है, जितने भी लेडीज़ हैं उनको किस चीज़ का, पैसा का गारंटी करता है कि वो मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, जितने भी गाय हैं, भैंसें हैं उनके द्वारा। तो उससे क्या होता है कि उनको डेफिनेटली एक आप कह सकते हैं फाइनेंशियल एड मिलती है। उसके अलावा इस टाइप के मिडिल मैन जो हैं ये भी एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जो स्मॉल फार्मर्स हैं तो उनके और जो कस्टमर के बीच में मिडिल मैन होता है जो कमीशन लेता है किसानों से और उसके बाद उनका सामान जो है बेचता है।
तो उससे किसानों को घाटा होता है। लेकिन दूध के मामले में इस सब की चीज़ें नहीं है, क्योंकि एक तरीके से मिनिमम प्रोक्योरमेंट मिल्क प्राइस जो है उस पर औरतें इस दूध को बेचती हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर IDRC ये इंडिकेट करता है कि 93% औरतें वो हैं, यानी आपको मैं बहुत आसान भाषा में बताता हूँ, जिन औरतों को ट्रेनिंग और उसके साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट मिला सरकार के द्वारा। फाइनेंशियल सपोर्ट यानी आप कह सकते हैं एक तरीके से सॉफ्ट लोन दे दिया गया अपना ये दूध का बिजनेस खोलने के लिए, डेयरी का बिजनेस खोलने के लिए। तो एक तरीके से जिन औरतों को ट्रेनिंग के साथ साथ पैसा मिला वो 93% औरतें सक्सेसफुल हुई, और जिन औरतों को सिर्फ पैसा दिया गया उसमें से 57% औरतें सक्सेसफुल हो पाई। तो यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से ट्रेनिंग जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब तक पैसा ही हर चीज़ नहीं है ना, बात यह है कि इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा उसको दे दिया जाए लेकिन उनको एक तरीके से एक्सपर्टीज़ नहीं है, उस चीज़ में स्किल नहीं है या ट्रेनिंग नहीं है, तो वो उस पैसे को बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हो तो कम पैसे से भी एक बिजनेस काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर राइटर ये बताना चाहते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB आज की डेट में फार्मर्स के लिए यानी किसानों के लिए ऐसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है देश में, जहाँ पर जितने भी वुमेन फार्मर्स हैं उनको साइंटिफिक तरीके से, यानी आज की जो नई टेक्नोलॉजी है उसके रिस्पेक्ट में उनको एनिमल हेल्थ में, फॉडर की क्वालिटी यानी जो भूसा चारा ये गाय भैंसें खाती हैं उसकी क्वालिटी में किस तरीके से फोकस करना है, ताकि आगे जाके जो मिल्क प्रोडक्शन हो बहुत ज़्यादा क्लीन और अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन हो। उनको अपने फाइनेंसेस मैनेजमेंट करने तक की एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखिए सरकार तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है, और डेफिनेटली हम ये भी कह सकते हैं कि वुमेन भी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। राजस्थान की वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी WDCS उन्होंने क्या किया, ये बताया कि किस तरीके से जो वुमेन जब हैं वो गाय भैंसों का दूध जब उन्होंने बेचना स्टार्ट किया तो उसमें से 31% औरतें ऐसी थी जिन्होंने दूध बेच के ही अपने जो मिट्टी के घर से उनको सीमेंट के घरों में कन्वर्ट कर दिया। बहुत बड़ी बात होती है यार कि मिट्टी के घर जो थे उनको एक तरीके से हटा के सीमेंट के, यानी आप कह सकते हैं पक्के घर एक तरीके से आप कह सकते हैं खड़े किए। 39% तो ऐसे थे जिन्होंने अपने लिए पक्के घर तो खड़े किए ही, अपने गाय भैंसों के लिए भी सीमेंट के बिल्कुल पक्के कंक्रीट वाले शेड्स बनाए। तो देखिए हम कैसे देख सकते हैं कि डेयरी के जब डेवलपमेंट जितना हो रहा है उस तरीके से वुमेन का एम्पावरमेंट भी कितना ज़्यादा हो रहा है। जो औरतें गाँव में उतना ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हैं उन्होंने भी कितना अच्छा पैसा कमा के अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। लेकिन जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो आज भी प्रिवेल करती हैं। जैसे देखा जा रहा है कि जो छोटे किसान जो हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो हैं, उनको एक तरीके से बड़े और मीडियम किसानों के कंपैरिजन में सिर्फ 50 से 70% ही रिसोर्स मिलते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सुविधाओं की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं सुविधाओं की कमी होने के बावजूद भी औरतें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और अपने लिए सुविधाएं बढ़ा रही हैं। वो ये नहीं देख रही कि सरकार को उनके लिए सुविधा लानी चाहिए, वो अपने लिए सुविधा बढ़ा रही हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात हमारे देश के लिए है। तो आज हमने डिस्कस करें 4 अलग अलग एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये एडिटोरियल्स पसंद आए होंगे। अगर आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही इंक्रीज होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो श्योरली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स जो है हमेशा मिलती रहें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।